हरे कृष्ण। चौथा आक्रमण, कारखानों पर निर्भरशील जीवन शैली का निर्माण एवं कागजी मुद्रा प्रचलन। यह और एक षड्यंत्र था तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न ब्रिटिश राज द्वारा भारतीयों के हाथों में झूठी संपत्ति थमाने के लिए शताब्दी पर शताब्दी बहुत व्यवस्थित ढंग से इस योजना को काम में लाया गया। श्रीमद् भागवतम 1.17.36 के भावार्थ में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि यह मुद्रा किस प्रकार से धोखेबाजी पर आधारित है। स्वर्ण मानक प्रचलित मुद्रा पद्धति कपटता के ऊपर आधारित है, कारण प्रचलित मुद्रा का मूल्यांकन आरक्षित स्वर्ण के बराबर नहीं है। इसका मूलभूत सिद्धांत धोखेबाजी पर आधारित है, क्योंकि वितरण होने वाली कागजी मुद्रा पर लिखित मूल्य वास्तविक आरक्षित स्वर्ण के बराबरी में अधिक होता है। उच्च अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार की कृत्रिम मुद्रास्फीति प्रादेशिक अर्थनीति का दुरुपयोग को बढ़ावा देती है। कृत्रिम कागजी मुद्रा यानी रुपया, रुक्का अथवा कुअर्थ द्वारा कृत्रिम रूप से सामग्रियों के मूल्य वृद्धि होती है। यह उन्होंने किस प्रकार ये किया, यह भी अपने आप में वास्तविकतः एक बहुत बड़ा बुद्धि कौशल था। जिस मात्रा में वे कूटनीति की योजना करते थे, वह साफ दर्शाता है कि उनका यह कार्य कलिराज द्वारा सत्यावेशित था। विजय प्राप्त करने की जो ब्रिटिश राजनीति हुआ करती थी वह डिवाइड एंड रूल अथवा भेद नीति का प्रयोग कर शासन करना, इस पर आधारित हुआ करती थी। जब कभी भी वे यह देखा कि दो प्रदेशों का आपस में कुछ विवाद है, वे उस प्रदेश के राजा को सहायता करते जो बलशाली हो, और फिर राजाओं के साथ प्रादेशिक कुछ मूल्यवान सामग्रियों के बदले युद्ध सामग्री का सौदा करते। यह बहुमूल्य सामग्री के अंतर्गत रत्न से जड़े हुए आभूषण, मसाले, अनाज और कपड़े इत्यादि हुआ करता था। प्राचीन भारत इन सब सामग्रियों के संबंध में सबसे उत्तम और समृद्धशाली था। ये सब प्रचुर मात्रा में और सबसे अधिक गुणवत्ता में प्राप्त होता था। दूसरी ओर पाश्चात्य देशों में उनको यह भोग नसीब नहीं है, क्योंकि वह देश 6 महीने तक बर्फ में ढका रहता है। भगवान कृष्ण पृथ्वी की हर एक प्रांत को समान रूप से नैसर्गिक संपदाओं के द्वारा समृद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि भारत पुण्य भूमि है जहाँ पुण्यवान भगवत भक्तों का जन्म होता है। इस कारण से उनके द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान के निमित्त यज्ञ संपादन करने हेतु सर्वाराध्य परम पुरुष भगवान मूल्यवान रत्न, खनिज द्रव्य, फल फूल, प्राकृतिक तथा आनंद प्रदान करने वाले जल, वायु, दूध और दूध से निर्मित वस्तु और अनाज इत्यादि के रूप में प्रचुर मात्रा में नैसर्गिक संपदाओं की व्यवस्था करते हैं। मात्र उच्च कोटि ब्राह्मणों के आध्यात्मिक निर्देशन के अभाव में इन राजाओं ने उन धोखेबाज और अपने लक्ष्य पूर्ण करने में चतुर अंग्रेजों के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। कुछ ही गिने चुने महाराज शिवाजी और महाराज जयसिंह जैसे कृष्ण भावना भावित आध्यात्मिक विज्ञान से संपन्न भक्त राजाओं ने, जिनको सौभाग्य से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त था, ईस्ट इंडिया कंपनी के षड्यंत्रों को समझा।
इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजकीय प्रदेशों में युद्ध सामग्री उत्पादन के निमित्त कारखानों तथा उद्योगशालाओं की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। कंपनी के अफसरों ने हर समय राजाओं के सामने अति नम्र भाव में हाथ जोड़कर सेवक की भांति तथा शुभाकांक्षी मित्र के रूप में अपने आप को उपस्थित कर किया। यह अंग्रेज संख्या में बहुत कम थे, इस कारण इन्होंने राजाओं को अनुरोध किया कि कारखानों में काम करने हेतु वे आदमियों को भेजें। निश्चित रूप से ये काम करने वाले नौजवान गांव से ही आते थे, चाहे बलपूर्वक या प्रलोभन के फलस्वरूप। क्रमशः शहरों सहित कारखानों का जीविका निर्वाह और कृत्रिम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य आधार रूप में उत्थान होने लगा। इस बिंदु पर हम एक चीज़ लक्ष्य करें कि इससे पूर्व भी भारत में द्वारका जैसे विशाल शहर हुआ करता था। मात्र यदि हम अति निकट से अध्ययन करें तो हम समझ पाएंगे कि उस समय शहर की संज्ञा शासन संबंधित संगठित तथा व्यवस्थित कार्यालय समूहों को दर्शाता था, न कि वर्तमान के कारखाना समूह को। परंतु इस प्रकार के शहरों में भी कृषि क्षेत्र और गौओं का होना अनिवार्य था। आज के शहरों जैसा नहीं, जहां गौओं का होना प्रतिबंधित है। गांव के नौजवानों को कारखानों में नौकरी के प्रति प्रलोभित करने हेतु कारखानों के मजदूरों को गुप्त रूप से चाय, कॉफ़ी, मदिरा, तंबाकू और स्त्रियां प्रदान की गई। आज के समय में भी हम यह देख सकते हैं कि वेश्यालय, मदिरालय, नाच गृह, सिनेमा गृह, विदेशी भोजनालय इत्यादि जिसके आधार स्त्रियां, नशा और पैसा हुआ करता है, ये सब शहरी चमक दमक का मुख्य आकर्षण है। गांव में नवयुवकों के ऊपर सामाजिक व्यवस्था रूपी सदाचार के दबाव द्वारा उनको अपनी इंद्रियों का संयम करना ही पड़ता है। मात्र शहरों में उनका हवस और कुवासनाओं को प्रकाशित करने के लिए पूरी छूट होती है। लोग अधिक से अधिक गांव से दूर जाने लगे। जैसे कि गांव से अनाज और सब्जी इत्यादि लाने के लिए कारखानों से उनको छुट्टी लेकर गांव जाना होता था, तो वणिक श्रेणी अंग्रेजों ने और एक धूर्त उपाय ढूंढा। उन्हें यह डर था कि यदि ये युवा वर्ग को गांव जाना हुआ तो वे गांव के आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा फिर से प्रभावित हो सकते हैं, जो संस्कृति अभी भी टिकी हुई थी, यद्यपि वैज्ञानिक कारणों के आधार पर उस परंपरा की शिक्षा बंद हो गई थी। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे सारे सामग्रियों को स्थानांतरित करने का दायित्व ग्रहण करेंगे, जिससे अधिकतर युद्ध सामग्री उत्पादन के लिए समय का बचाव होगा। उनके राजनिष्ठा से पूर्ण भावभंगी के कारण राजाओं को उनका प्रस्ताव बहुत पसंद आया। इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्हें फिर गांव से लोग प्राप्त हुए। शहरों में गोदामों की स्थापना हुई, जहां पर मजदूरों के लिए हर प्रकार का सामान जैसे अनाज, कपड़े, मसाले इत्यादि रखे गए। मजदूरों को अभी वस्तुओं को खरीदना पड़ रहा था, जिसके विपरीत एक समय हुआ करता था जब घरों में उन्हें वे सारी चीजें प्रचुर मात्रा में निःशुल्क प्राप्त होती थी। वर्तमान उन्होंने प्रतिज्ञा युक्त
कागजी मुद्रा यानी रुपया, जो कि गच्छित स्वर्ण परिमाण के बराबर था, उसके प्रचलन के द्वारा बार्टर पद्धति को उठा दिया। इस उपाय को सभी ने बहुत ही प्रेम से स्वीकारा, क्योंकि इसका व्यवहार अति आसान था और इसके द्वारा लोगों को सामग्रियों का भारी बोझ ढोना नहीं पड़ता था। केवल मात्र पॉकेट में एक कागज़ के टुकड़ा रखना काफ़ी होता था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी को गुप्त रूप से गोदामों में संग्रहित द्रव्यों को समुद्र पथ से दूसरे उपनिवेशों यानी कॉलोनियों तथा इंग्लैंड और बिक्री के लिए भेजने हेतु एक सुयोग प्रदान किया। इसको फिर से उन्होंने कार्य में लाया। भारतीय भंडार अध्यक्ष गणों को यानी भंडारियों को रिश्वत देकर इस प्रकार से कृत्रिम भूखमरी का परिवेश बनाया गया। भारत फिर दिनों दिन कृत्रिम रूप से गरीब बनता चला गया। भारत में ब्रिटिश राज के अंतर्गत अकालों की तालिका निम्नलिखित है। यह क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ये अकालों की तालिका है जो 1765 से 1947 तक है।